नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हर्ष कॉमर्स क्लासेज में। मैं सी राकेश कुमार आज से आपको इनकम टैक्स की प्रिपरेशन कराऊंगा, जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगी। इनकम टैक्स का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इनकम टैक्स के बारे में बेसिक नॉलेज बताना चाहूंगा। मैं सबसे पहले तो इनकम टैक्स एक्ट कब बना, तो सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट हमारा 1961 में एक्ट बना था। इनकम टैक्स एक्ट ये हमारा 1961 में एक्ट बना था, लेकिन एप्लीकेबल कब हुआ? ये एप्लीकेबल 1 अप्रैल 1962 को अप्लाई हुआ था। अब इनकम टैक्स क्या ये होल इंडिया पे एप्लीकेबल होता है या केवल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल होता है? तो ये होल इंडिया यानी पूरे भारत पे इनकम टैक्स के जो भी प्रोविजन है, रूल्स रेगुलेशन है, वो पूरे इंडिया पे लगते हैं। जम्मू एंड कश्मीर को इससे अलग नहीं कर रखा है। लेकिन जो इससे पहले क्या थे कि अदर जो एक्ट थे उसमें जम्मू एंड कश्मीर पे वो एक्ट नहीं लगते थे। अब इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है कि इसमें लेवी, जो भी पर्सन अर्न इनकम अर्न करता है उसी पे लेवी की जाती है, यानी जो इनकम अर्न करता है उसी को ही टैक्स देना पड़ता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। 1962 में ये एप्लीकेबल हुआ था। अब इनकम टैक्स पढ़ने से पहले हमें और नॉलेज होना चाहिए कि हम ये एक्ट पढ़ रहे हैं तो इसमें कितनी सेक्शन है, क्या शेड्यूल है। तो इसमें टोटल जो सेक्शन है इनकम टैक्स में वो 298 सेक्शन है एंड 14 शेड्यूल्स हैं। टोटल कितनी सेक्शन है? 298 सेक्शन है एंड 14 शेड्यूल्स हैं। अभी ये आप नोट कर लीजिए, या आप अपना मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फटाफट इसका मैं पीछे हो जाता हूं, इसका रिवीजन भी करा देता हूं। सबसे पहले तो इनकम टैक्स एक्ट बना था 1961 में। अप्लाई कब हुआ था? 1 अप्रैल 1962 को ये अप्लाई हो गया था। कहां पे एप्लीकेबल होता है? पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है। और इसको डायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि लेवी उसी पर्सन की आती है जो पर्सन इनकम अर्न करता है। इसमें सेक्शन कितनी है? 298 सेक्शन है एंड 14 शेड्यूल्स हैं। अब हमने इनकम टैक्स का बेसिक जो नॉलेज है वो तो पता चल गया, कितनी सेक्शन है, कहाँ एप्लीकेबल होता है, कैसे है। अब इनकम टैक्स जो बना है उसके कवरेज क्षेत्र में कौन आता है, यानी किसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा? तो इनकम टैक्स पे करने के लिए इनकम टैक्स में, क्योंकि कोई भी एक्ट बनता है उसकी डेफिनेशन देना जरूरी रहता है कि किस पे एप्लीकेबल होगा, कब होगा, कैसे उस पे लेवी होगी, चार्जिंग सेक्शन क्या होगी, कैसे टैक्स हो या कोई भी अदर एक्ट हो, एप्लीकेबल कब होगा। तो इसके लिए इनकम टैक्स में सेक्शन 231 में इसकी डेफिनेशन दे रखी है। किसमें? सेक्शन 231 में किसी डेफिनेशन दे रखी है पर्सन की। पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है कि इनकम टैक्स किन पे एप्लीकेबल होगा, किस पर्सन पे एप्लीकेबल होगा। अब यहां पर्सन की डेफिनेशन में क्या क्या आता है? नहीं, सबसे पहले तो हमें देखना है, अगर आपको पता हो तो पर्सन की डेफिनेशन इनकम टैक्स में वाइडर डेफिनेशन है।
यानी इसमें सब कुछ इंक्लूड है। क्या क्या इंक्लूड है? सबसे पहला पॉइंट मेरा है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल हम सबको पता है, नेचुरल जो भी पर्सन है वो सारे इंडिविजुअल में कवर हो जाते हैं। इसके बाद में है हिंदू एंड डिवाइडेड फैमिली, ठीक, HUF। HUF का मतलब क्या होता है कि अगर जॉइंट फैमिली, इसका मतलब क्या होता है, अगर जॉइंट फैमिली अपना बिजनेस करती है, जॉइंट परिवार अगर अपना बिजनेस करता है तो उसको भी हम HUF की डेफिनेशन में कवर करेंगे, उसको भी इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके बाद में हमारा आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसको कहते हैं AOP। AOP का मतलब क्या होता है कि अगर 2 या 2 से अधिक पर्सन, यहाँ पर्सन जो इनकम टैक्स की डेफिनेशन में हम पढ़ रहे हैं वो कोई भी पर्सन, यहाँ 7 पर्सन की डेफिनेशन आएगी, अगर वो मिलके कोई भी बिजनेस कर रहे हैं जिनका ऑब्जेक्टिव एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है किसी भी काम को करने के लिए, तो वो हमारे AOP में कवर हो जाएंगे और उनको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन चौथे पर्सन में, AOP में तो क्या है, पर्सन में इंडिविजुअल भी हो सकता है, HUF भी हो सकता है, आगे जो कंपनी फर्म में ये सभी कवर हो जाएंगे। लेकिन एक होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इसको कहते हैं BOI। इसमें केवल इंडिविजुअल नाम से ही पता चल रहा है कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इसका मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, केवल पर्सन 2 या 2 से अधिक इंडिविजुअल व्यक्ति अगर मिलके कोई भी कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए अगर कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वो मेरे BOI में कवर होगा और उसको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। 5वें नंबर पे आती है मेरी कंपनी। कंपनी भी इसके पर्सन की डेफिनेशन में आती है। 6ठे नंबर पे आती है फर्म। फर्म एंड 7वें नंबर पे जो बच गया कि आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में कौन बच गए? यहाँ इनकम टैक्स की डेफिनेशन में सबको कवर कर लिए, इंडिविजुअल, HUF, AOP, आप जितना सोच सकते हो वो सारे आ गए। लेकिन इसमें क्या बच गए? जैसे अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये बच गए, लेकिन उनको भी नहीं छोड़ा इनकम टैक्स ने और उनको सबको यहाँ पे कवर कर लिया। जितने भी अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे वो हैं, उनके जो भी ट्रस्टी होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको इनकम टैक्स किस सेक्शन में देना पड़ेगा? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है उसमें वो कवर हो जाएंगे। एंड आई थिंक एक छूट गया, लास्ट हमारा क्या है? लोकल अथॉरिटी। इसमें लोकल अथॉरिटी में कौन से बच्चे गए? अपने जितने भी जेडीए आगे नगर निगम जो है वो सारे अपने लोकल अथॉरिटी में कवर हो जाएंगे। आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करना चाहो तो साथ ही साथ नोट भी कर लीजिए। मैं रिवीजन करा देता हूँ। सेक्शन 231 में पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है। पर्सन में क्या आते हैं? इंडिविजुअल आता है, जो पर्सन जो भी नेचुरल पर्सन है वो यहाँ कवर हो जाएंगे। इसके बाद में अगर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली मिलके अगर कोई भी बिजनेस कर रही है तो वो यहाँ पे HUF में कवर हो जाएगी। 2 या 2 से अधिक पर्सन मिलके अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो यहाँ पे कवर हो जाएगी। पर्सन में सारे पर्सन आ गए मिलके। अगर 2 या 2 से अधिक केवल इंडिविजुअल अगर मिलके कोई काम कर रहे हैं उनको हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहेंगे। कंपनी का आपको पता ही है कि कंपनी रजिस्टर्ड होती है
और वो अपनी एक्टिविटी करती है। फर्म, फर्म का मतलब है दो या दो से अधिक पर्सन मिलके कोई काम करते हैं और पार्टनरशिप एक्ट के तहत वो अपनी एक्टिविटी करते हैं, तो वो फर्म में काउंट हो जाएगी। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में मंदिर, मस्जिद और जो भी अदर पर्सन है वो कवर हो जाएंगे। लोकल अथॉरिटी में अपने जेडीए और ये जो अदर वो बच गए वो आ जाएंगे, नगर निगम। अब हमने इनकम टैक्स का बेसिक नॉलेज भी पता चल गया, किस पर्सन पे लगेगा वो भी पता चल गया, लेकिन अब इनकम टैक्स लगेगा किस ईयर में लगेगा, तो उसका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हम ले लेते हैं कि अपने यहाँ इंडिया में जो चलता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से, और जो भी क्लोजिंग होती है वो 31 मार्च को क्लोजिंग होती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जिस ईयर में जब भी कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाती है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी। फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं नोट करूं तो 1 अप्रैल 2020 से ये अपना क्लोजिंग होगा 31 मार्च 2021 को, तो इस ईयर को हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स में फाइनेंशियल यूज नहीं करके इसी को हम क्या कहेंगे, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर तो कहने का मतलब है कि फाइनेंशियल ईयर ही मेरा प्रीवियस ईयर है। एंड अब इनकम टैक्स में क्या होता है, इनकम जो अर्न की जाती है वो हमेशा ही प्रीवियस ईयर में अर्न की जाती है। इनकम किस ईयर में अर्न करूंगा मैं, इनकम अर्न करते हैं वो प्रीवियस ईयर में करते हैं, लेकिन टैक्स कब लगेगा, उसका टैक्स लगेगा अगले ईयर में। टैक्स हम कब पे करेंगे, नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर में, और नेक्स्ट ईयर को कहेंगे क्या, उसको कहते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर नाम से पता चला, असेस यानी जिस ईयर में इनकम असेस होती है उसको कहते हैं असेसमेंट ईयर। और इसी एग्जांपल में अगर मैं मान के चलूं कि ये मेरा प्रीवियस ईयर है तो उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, उसका असेसमेंट ईयर होगा 1 अप्रैल से 2021 से लेके वो चलेगा मेरा 31 मार्च 2022। तो फाइनेंशियल ईयर 20-21 से लेके प्रीवियस ईयर है, और असेसमेंट ईयर कब होगा, 21 और 22। ठीक है, ओके दोस्तों, आज हम इनकम टैक्स का इतना ही बेसिक, क्योंकि हमारी पहली क्लास है इसलिए आज इतना ही पढ़ेंगे। कल हम आपके लिए जो भी रेजिडेंशियल स्टेटस है और इनकम टैक्स से आगे जो भी स्लैब है, किस प्रकार इनकम टैक्स लगेगा, ये हमने आज बेसिक नॉलेज दिया है इनकम टैक्स के बारे में। आगे का हम कल से स्टडी करेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।